प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अरस्तू के चिंतन पर प्रभाव, लेक्चर नंबर 51। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, भले ही हम भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में आप किसी भी राजनीतिक विचारक के विचारों का अध्ययन करें, सभी राजनीतिक विचारक किसी न किसी रूप में समकालीन परिस्थितियों, समकालीन व्यक्तियों, क्या बोला है मैंने, समकालीन परिस्थितियों, समकालीन व्यक्तियों से, विद्वानों से, पारिवारिक पृष्ठभूमि से, सामाजिक वातावरण से किसी न किसी रूप में प्रभावित होते ही होते हैं। इसीलिए अरस्तू को भी, जैसे कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक पश्चिम के संदर्भ में मैकियावली हैं, और मैकियावली को युग शिशु की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि मैकियावली के ऊपर अपने समय की परिस्थितियों का, समकालीन व्यक्तियों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। अब वास्तव में देखा जाए तो युग शिशु अरस्तू भी है, लेकिन मैकियावली पर अपने समय की परिस्थितियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, इसलिए उनको युग शिशु कहा गया। अरस्तू के ऊपर भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव मैकियावली पर पड़ा, इसलिए उनको युग शिशु की संज्ञा दी गई। परंतु अपने समय की परिस्थितियों से अछूता ना तो प्लेटो है, ना तो अरस्तू है, ना एक्विनास है, ना मैकियावली है, ना होब्स है, ना लोक है, ना रूसो है, ना बेंथम है, ना जे.एस. मिल है। भारत की बात करेंगे तो हम कहेंगे मनु, कौटिल्य, शुक्र हैं, सोमदेव सूरी, बृहस्पति। आधुनिकों की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के जनक हैं। तो राजा राम मोहन राय हो, मोहनदास करमचंद गांधी जी हो, लाल बाल पाल हो, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो, सुभाष चंद्र बोस, जो भी है भारतीय राजनीतिक विचारक, किसी न किसी रूप में समकालीन परिस्थितियों का, समकालीन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो अरस्तू के ऊपर भी समकालीन परिस्थितियों का, समकालीन व्यक्तियों का किसी न किसी रूप में प्रभाव पड़ा ही है। तो मूल बात हमें आज ये समझनी है कि राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं, बेटा ध्यान दे क्या बोल रहा हूँ मैं, राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तू के चिंतन पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ा है, इसको हम 4 बिंदुओं के माध्यम से समझाएंगे। बेटा अरस्तू की जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, हालांकि इन्होंने लगभग 400 ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने राजनीति, भौतिक शास्त्र, शरीर विज्ञान, साहित्य, इन सभी पर ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो राजनीति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, द पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो अरस्तू की जो रचना द पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स पर प्लेटो की अंतिम रचना द लॉज, कानून, लॉज का प्रभाव पड़ा है। अतः प्लेटो की लॉज और अरस्तू की पॉलिटिक्स में काफ़ी समानताएं हैं। इन समानताओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि अरस्तू की पॉलिटिक्स प्लेटो की लॉज से प्रभावित है, अर्थात अरस्तू के विचार प्लेटो के विचारों से प्रभावित हैं। इसी के साथ में ये ध्यान रखना है कि जो राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तू हैं, अरस्तू ने ही सबसे पहले अपनी रचना द पॉलिटिक्स में राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया है। इससे पहले प्लेटो ने राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र का उल्लेख एक साथ किया है। प्लेटो ने कहा कि भाई ये दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं, दर्शन शास्त्र के ही अंग हैं। कौन? राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र। लेकिन अरस्तू ने इन दोनों को बिल्कुल अलग किया। इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो प्लेटो हैं वो राजनीति दर्शन के जनक हैं, राजनीति सिद्धांत के जनक हैं, पिता हैं। तो राजनीति दर्शन के जो जनक प्लेटो हैं, प्लेटो का प्रभाव
यस, प्लेटो का प्रभाव अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देता है। ये इसकी पृष्ठभूमि होगी। इसके बाद में एक एक बात को हम क्रम से समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ। ये सूत्र मैं 2-3 लेक्चर में चलाऊंगा, उसके बाद में इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि 2-3 लेक्चर में समझाने के बाद में आप ये समझ जाएंगे। देखो बेटा, भले ही कोई भी राजनीतिक विचारक हो, जैसे अब हम अरस्तु का अध्ययन कर रहे हैं, तो भले ही प्लेटो हो, अरस्तु हो, मध्ययुग का प्रतिनिधि विचारक एक्विनास हो, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक पश्चिम के संदर्भ में मैकियावली हो, हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो हो, तीनों ही समझौतावादी विचारक हैं, जे.एस. मिल हो, जेरेमी बेंथम हो, मार्क्स हो, लास्की हो, दुनिया भर के राजनीतिक विचारक हैं। इन सभी राजनीतिक विचारकों के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं, जो रचनाएं लिखी गई हैं, उनको गौरव ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है। अब जैसे कि अरस्तु की रचना द पॉलिटिक्स है तो गौरव ग्रंथ है, प्लेटो की रचना अंतिम रचना द लॉज है, प्लेटो की रचना रिपब्लिक, ये क्या है? गौरव ग्रंथ हैं, कालजयी कृति हैं। तो आप जब इन विचारकों के विचारों का अध्ययन करेंगे तो ये ग्रंथ आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इन ग्रंथों की व्याख्या कैसे करें, अर्थात इन राजनीतिक विचारकों के विचारों को कैसे समझें हम, इसके लिए विद्वानों ने 5 उपागम दिए हैं। इन 5 उपागमों के माध्यम से आप किसी भी राजनीतिक विचारक के विचार को, राजनीतिक चिंतक के चिंतन को समझ सकते हैं। ये 5 के 5 उपागम मैंने पीछे आपको समझा दिए हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इसी सीरीज में क्रम से। उपागम के नाम लेंगे हम केवल: जीवनीमूलक उपागम, शब्दार्थ मीमांसा उपागम, ऐतिहासिक उपागम, दार्शनिक उपागम और संश्लेषणात्मक उपागम। ये 5 ऐसे उपागम हैं जिससे आप किसी भी राजनीतिक विचारक के विचार को समझ सकते हैं, किसी भी राजनीतिक विचारक के ग्रंथ को, किसी भी राजनीतिक विचार की रचना को इन 5 उपागमों के माध्यम से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकेंगे, ये सब बातें मैंने पीछे आपको बता दी हैं। आज तो केवल आपको ये 5 उपागमों के नाम नोट करने हैं, जिससे कि आपके दिमाग में ये अच्छे से समझ में आ जाए कि राजनीतिक विचारकों के विचारों को समझने के लिए 5 उपागम ही पर्याप्त हैं। इन 5 उपागमों से आप किसी भी राजनीतिक विचारक के विचार को, राजनीतिक चिंतक के चिंतन को समझ सकते हैं। आज तो हम चर्चा केवल ये करेंगे कि भाई अरस्तु के चिंतन के ऊपर किस किस का प्रभाव पड़ा है। अरस्तु जो कि राजनीतिक विज्ञान के पिता हैं। चलो बेटा, अब आगे बढ़े हैं हम कि भाई अरस्तु के चिंतन के ऊपर किन किन तत्वों का प्रभाव पड़ा है, या राजनीति विज्ञान के जो पिता हैं, संस्थापक हैं, जनक हैं, ये किन किन बातों से प्रभावित होते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। भाई देखो, समकालीन परिस्थितियों से सब प्रभावित होते हैं। क्या मैं समकालीन परिस्थिति से प्रभावित नहीं हो रहा हूँ? मैं भी तो प्रभावित हो रहा हूँ, आप भी तो प्रभावित हो रहे हैं। क्या समकालीन व्यक्ति से प्रभावित नहीं होते हम? मैं भी तो प्रभावित होता हूँ, आप भी तो प्रभावित होते हैं। क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि से मैं प्रभावित नहीं हुआ? मैं भी तो प्रभावित हुआ हूँ, आप भी तो प्रभावित हो रहे हैं। सब मनुष्य किसी न किसी रूप में समकालीन परिस्थितियों से, समकालीन व्यक्तियों से, पारिवारिक पृष्ठभूमि से, पारिवारिक वातावरण से प्रभावित होता ही होता है। फिर भले ही वो भारत का राजा राम मोहन राय हो, मोहनदास करमचंद गांधी जी हो, पश्चिम का, यूनान का प्लेटो हो, अरस्तु हो, हैं, एक्विनास हो, मैकियावली हो, हॉब्स, लॉक, रूसो इत्यादि जो भी हो। सबसे पहले नोट करेंगे बेटा आप, अरस्तु एक मौलिक विचारक है। क्या? अरस्तु एक मौलिक विचारक है। क्यों? क्योंकि अरस्तु का जो गुरु है प्लेटो तो एक आदर्शवादी था, जबकि अरस्तु एक यथार्थवादी हैं। प्लेटो हमेशा मूल्यों की बात करते हैं, जबकि अरस्तु हमेशा तथ्यों की बात करते हैं। तो अरस्तु तथ्यों की बात क्यों करता है, ये बात हमें समझनी है। अरस्तु एक मौलिक विचारक हैं, फिर भी अपने युग की परिस्थितियों, समकालीन व्यक्तियों और पैतृक पृष्ठभूमि से प्रभावित हुए हैं। मतलब इनके पिता की पृष्ठभूमि, वही बात है, पारिवारिक वातावरण से प्रभावित हुए हैं। अब यहाँ मूल बात यह है कि अरस्तु वैसे देखा जाए तो एक मौलिक विचारक है, लेकिन फिर भी ये समकालीन परिस्थितियों से, समकालीन व्यक्तियों से और पैतृक पृष्ठभूमि या पारिवारिक वातावरण से प्रभावित हुए हैं। अब ये बात केवल अरस्तु पर लागू थोड़ी ना होगी, हम भी समकालीन परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं।
अपने युग की परिस्थिति से प्रभावित होते हैं, समकालीन व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं और पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी प्रभावित होते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो मैं मेरा ही उदाहरण देता हूँ। जैसे अरस्तु का भी उदाहरण देंगे। जब हम 8th क्लास में पढ़ते थे तो हमें अभिभावकों ने कह दिया कि आप जाओ, कमाओ और खाओ, हमारा कोई मतलब नहीं है, बस इतना ही पर्याप्त है। फिर हमने जैसे तैसे हाथ पैर जोड़ करके मैट्रिक पास की। मैट्रिक करते तुरंत कह दिया गया कि बस अब अपने कहीं पर भी कमाओ और खाओ। फिर हमने हाथ पैर जो है पकड़े, उसके बाद में +2 किया, उसके बाद में कहा कि अब बहुत हो गया है। फिर जैसे तैसे करके हमने ग्रेजुएशन किया, स्नातक किया। स्नातक करते तुरंत फिर एकदम आक्रामक रवैया आ गया कि बस अब नहीं हो सकता। फिर हमने जैसे तैसे कर करके स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा दी, उसके बाद में नेट क्वालिफाई किया, फिर कॉलेज लेक्चरर बने। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अब पारिवारिक वातावरण तो ये है कि हमें पढ़ाना नहीं चाह रहा है, लेकिन जैसे तैसे करके हमने जब 12वीं क्लास पास की और जब हम गवर्नमेंट कॉलेज के अंतर्गत एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने जैसे प्रवक्ता आते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं तो फर्स्ट ईयर में हमने देख लिया कि हमें भी जो है कॉलेज प्रवक्ता ही बनना है। उसी समय तय कर लिया। अब भले ही कुछ भी परेशानी आए, कोई भी बाधा आए, लेकिन हम यहाँ तक पहुँच के रहेंगे। अब पारिवारिक माहौल पक्ष में नहीं है। मेरे समय की परिस्थितियाँ, गांव का जो वातावरण था मेरे अनुरूप नहीं था। सब इसके खिलाफ थे, सब मुझे टॉर्चर करते थे कि हाँ लेक्चरर बन जाएगा है। समकालीन व्यक्तियों की बात आती है तो जो मेरे साथी लोग थे वो कोई 8वीं तक रह जाता है, कोई 10वीं तक रहता है, कोई 12वीं तक, बस ज़्यादातर 12वीं तक। उसके बाद में पढ़ाई छोड़ दिया ज़्यादातर ने। हम 2 4 5 साथी थे जो कि आगे तक बढ़े हैं और सारे के सारे जो है 4 5 जो हम थे सारे के सारे जो है सफलता प्राप्त कर गए। लेकिन फिर भी देखा जाए तो मैं ये कहूँगा किसी न किसी रूप में मैं उस समय की परिस्थितियों से उस समय के व्यक्तियों से प्रभावित होता रहा। लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में मैं अपने विवेक का प्रयोग करते आगे बढ़ गया। उनका भी प्रभाव रहा, लेकिन मैंने अपने विवेक का भी प्रयोग किया आगे। अब क्या क्या प्रभाव पड़ा, इस प्रभाव को हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। तो आप लिखेंगे अरस्तु के ऊपर निम्न प्रभाव पड़ा। इसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला प्रभाव प्लेटो का। अरस्तु के जो गुरु हैं उनका क्या नाम है बेटा? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु का क्या नाम है? सुकरात। तो डेफिनेटली जो अरस्तु हैं, अरस्तु ने प्लेटो के चरणों में 20 वर्ष तक अध्ययन किया। प्लेटो की जो संस्था है उसका क्या नाम है? अकादमी। और अरस्तु की जो संस्था है उसका क्या नाम है? लीशियम। तो अरस्तु ने प्लेटो की संस्था अकादमी में 20 वर्ष तक अध्ययन किया। मतलब प्लेटो के चरणों में 20 वर्ष तक अध्ययन किया। अब एक बात बताओ, जब 20 वर्ष तक इसके चरणों में अध्ययन किया है या मैं किसी गुरु के चरणों में रहकर 20 वर्ष तक अध्ययन करता हूं तो क्या मेरे ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप में प्रभाव पड़ेगा। तो वही बात अरस्तु पर लागू होती है, प्लेटो का प्रभाव। अब आप नोट करेंगे प्लेटो की लॉज प्लेटो की रचना है, प्लेटो की अंतिम रचना लॉज है। मैंने आपको बताया भी था कि प्लेटो जहाँ अपनी बात समाप्त करता है तो प्लेटो अपनी बात का समापन कहाँ करता है? अपनी अंतिम रचना द लॉज में। और द लॉज में प्लेटो साफ कह देता है कि कानून का शासन स्वीकार किया जाए। अपनी रचना रिपब्लिक में तो इन्होंने दार्शनिक राजा के शासन की बात की, लेकिन प्लेटो का आभास हो गया था कि ऐसा दार्शनिक राजा लाए कहाँ से, इसलिए इन्होंने कहा कि भाई दार्शनिक राजा के शासन को ही जो है कानून का शासन का रूप दे दिया जाए। दार्शनिक राजा के शासन को कानून के शासन का रूप दे दिया जाए। तो द लॉज में इन्होंने कानून के शासन को स्वीकार किया और कानून के शासन को जैसे ही इन्होंने स्वीकार किया, यहीं से जो है अरस्तु अपनी बात की शुरुआत करता है। और अरस्तु की रचना द पॉलिटिक्स प्लेटो की रचना द लॉज से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इसलिए हमने लिखा है द लॉज एवं द पॉलिटिक्स में निम्न सादृश्य प्लेटो के प्रभाव को सूचित करते हैं। निम्न सादृश्य प्लेटो के प्रभाव को सूचित करते हैं, मतलब प्लेटो के लॉज और अरस्तु की पॉलिटिक्स में काफ़ी समानताएं हैं। इस आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि भाई अरस्तु की जो रचना पॉलिटिक्स है वह प्लेटो की रचना लॉज से प्रभावित हुई है, या अरस्तु प्लेटो के विचारों से प्रभावित हुआ है। इसको हम 6 बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। नंबर 1, कानून की सर्वोच्च प्रभु सत्ता का सिद्धांत। बेटा
अरस्तु ने अपनी रचना द पॉलिटिक्स में कानून की सर्वोच्चता का सिद्धांत स्वीकार किया है, कानून की सर्वोच्च प्रभुसत्ता का सिद्धांत स्वीकार किया है, कानून के शासन को स्वीकार किया है। तो ये बात अरस्तु से पहले प्लेटो ने अपनी अंतिम रचना द लॉज में लिख दी थी। इसका मतलब द लॉज का प्रभाव पॉलिटिक्स पर पड़ा, इसका मतलब प्लेटो के विचारों का प्रभाव अरस्तु के विचार पर पड़ा। कानून की सर्वोच्च प्रभुसत्ता का सिद्धांत इन्होंने अरस्तु की लॉज से प्लेटो की लॉज से प्रभावित होकर दिया। ये प्लेटो की लॉज है, ठीक है बेटा। दूसरा है अरस्तु राज्य हित में मनुष्य को देवता या पशु मान। अब जरा देखिएगा, अरस्तु राज्य हित में मनुष्य को देवता या पशु मानता है। तो ये जो बात है ये प्लेटो ने अपनी रचना लॉज के अंतर्गत दूसरे रूप में लिख दी थी। उसी ही बात को रूपांतरित कर करके और अरस्तु ने इसको इस रूप में कह दिया कि राज्य हित में मनुष्य को देवता या पशु माना है इन्होंने। जैसे कि अरस्तु कहते हैं कि जो मनुष्य ये कहता है कि मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है, राज्य की आवश्यकता नहीं है, वह मनुष्य नहीं है, या तो वह पशु या देवता है, क्योंकि मनुष्य राज्य के बिना रह नहीं सकता। अरस्तु ने ये बात कही। तो डेफिनेटली प्लेटो ने अपनी रचना द लॉज में इसको दूसरे रूप में स्पष्ट किया था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लॉज का ये प्रभाव है, प्लेटो का ये प्रभाव है। तीसरी बात है परिवार से राज्य का विकास, लॉज की तीसरी पुस्तक से लिया है इन्होंने। ध्यान दे बेटा, जब राज्य के जन्म की बात आती है तो अरस्तु ने स्पष्ट लिखा है अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कि परिवार से ग्राम, ग्राम से परिवार से ग्राम, ग्राम से नगर राज्य अस्तित्व में आए। ये कौन कहता है? ये बात कौन कहता है? अरस्तु कहता है। मतलब पति पत्नी संतान के संयोग से परिवार बनता है। परिवार से ग्राम, एक परिवार से 20 परिवार बन जाएंगे, 20 परिवार बने उससे गांव बन गया, फिर एक गांव से 10 गांव, 10 गांव से 20 गांव बनेंगे। तो मतलब पति पत्नी संतान के संयोग से परिवार, परिवार से ग्राम, गांव, परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य अस्तित्व में आए। मतलब धीरे 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 राज्य का विकास हुआ। तो ये बात जो है अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में कही है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये बात प्लेटो ने अपनी रचना लॉज के अंतर्गत भी स्पष्ट की है। इसलिए लॉज की तीसरी पुस्तक से अरस्तु ने ये बात स्वीकार की है। और अभी तक ज़्यादातर विद्यार्थियों को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि वास्तव में ये बात अरस्तु से पहले प्लेटो ने अपनी रचना लॉज में लिख दी थी। चौथा है युद्ध लक्ष्य नहीं लेकिन प्रयोजन शांति की स्थापना होना चाहिए। बेटा अरस्तु कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो राज्य है, नगर राज्य है, युद्ध उसका लक्ष्य नहीं है, लेकिन प्रयोजन शांति की स्थापना होना चाहिए। अर्थात शांति की स्थापना उसका प्रयोजन होना चाहिए, क्योंकि स्पार्टा के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो है लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था। तो डेफिनेटली देखा जाए तो अरस्तु ने भी ये बात स्वीकार की, परंतु यह बात पहले प्लेटो ने भी लिख दी थी। जैसे इन्होंने व्यायाम के ऊपर बल दिया था, किसने? प्लेटो ने। पांचवा है मिश्रित संविधान की कल्पना दोनों में। मतलब मिश्रित संविधान की कल्पना की बात आती है तो मिश्रित संविधान का सिद्धांत अरस्तु ने भी दिया है, और अरस्तु से पहले प्लेटो ने भी अपनी रचना द लॉज के अंतर्गत मिश्रित संविधान की बात की है। प्लेटो ने कहा है कि भी राजतंत्र, नोट करें, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, इन तीनों का मिश्रण होना ही मिश्रित संविधान कहलाता है। तो इस मिश्रित संविधान की बात प्लेटो ने भी की है और अरस्तु ने भी की है। इसलिए आप लिखेंगे मिश्रित संविधान की कल्पना दोनों में। दोनों का मतलब प्लेटो की लॉज में भी मिश्रित संविधान का उल्लेख किया गया है और अरस्तु की रचना द पॉलिटिक्स में भी मिश्रित संविधान का उल्लेख किया गया है। इसलिए मिश्रित संविधान की जब बात आती है तो अरस्तु प्लेटो से प्रभावित होता है। छठा है अरस्तु ने कृषि के महत्व को स्वीकार किया। व्यापार और सूदखोरी का मतलब क्या होता है बेटा? ब्याज। सूदखोरी के विचार जो कि पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक में है। मतलब अरस्तु की जो रचना पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक में, पॉलिटिक्स की 8 पुस्तकें, 8 भाग हैं, तो पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक में अरस्तु ने कृषि की महत्ता, व्यापार और सूदखोरी मतलब ब्याज, इसके ऊपर जो है चर्चा की है पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक में। और ये जो अरस्तु के विचार हैं ये लॉज की 8वीं 11वीं पुस्तक से प्रभावित हुए हैं।
क्यों? क्योंकि प्लेटो की रचना द लॉज की 8वीं और 11वीं पुस्तक के अंतर्गत इनका उल्लेख किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि अरस्तु के इन विचारों के ऊपर भी प्लेटो का प्रभाव पड़ा है। आप इन 6 बातों के आधार पर अच्छे से समझा सकते हैं कि भाई प्लेटो का क्या क्या प्रभाव पड़ा है किसके ऊपर, अरस्तु के ऊपर। बाकी और बात है, अनगिनत है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है मैंने नोट कर दिए हैं, जो कि किसी न किसी रूप में एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसके बाद में एक विद्वान है मैक्सी इन दोनों के प्रभाव के बारे में कह रहे हैं कि अरस्तु के अभाव में, अब ज़रा ध्यान देंगे, अरस्तु के अभाव में प्लेटो और उसका विद्यालय अपूर्ण रहता। मतलब अगर अरस्तु जैसा शिष्य प्लेटो को नहीं मिलता तो प्लेटो और उसका विद्यालय अपूर्ण रहता है। प्लेटो के विद्यालय का क्या नाम है बेटा? अकादमी। तो अरस्तु के अभाव में प्लेटो और उसका विद्यालय अपूर्ण रहता, और प्लेटो के अभाव में अरस्तु और उसका विद्यालय असंभव ही था। और यदि प्लेटो नहीं होता, प्लेटो जैसा शिष्य अरस्तु को नहीं मिलता, तो निश्चित रूप में अरस्तु का जो विद्यालय है लीशियम वो भी असंभव था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से जो है बुद्धि की बात की जाए तो एक से एक बुद्धिमान है। दूसरा बिंदु, समकालीन परिस्थितियों का प्रभाव। बेटा निश्चित रूप में कोई भी विचारक को अपने युग का किसी न किसी रूप में शिशु होता है। युग शिशु का मतलब मैकियावेली की तरह नहीं है। मैकियावेली को तो युग शिशु की संज्ञा ही दी गई है। युग शिशु का यहाँ तात्पर्य सिर्फ ये है कि भाई अरस्तु अपने समय की जो है परिस्थितियों से प्रभावित हुआ है, और कोई भी हो अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित होता ही होता है? जैसे अरस्तु की बात आती है तो अरस्तु के समय में नगर राज्यों का पतन हो रहा था, नगर राज्यों का पतन होता जा रहा था। हालांकि नगर राज्यों का पतन हो रहा था और विशाल साम्राज्य की स्थापना हो रही थी, लेकिन अरस्तु के चिंतन का आदर्श फिर भी नगर राज्य ही रहा। और जबकि सिकंदर महान विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में जुटा हुआ था, पर फिर भी इनके चिंतन का जो आदर्श है वो नगर राज्य ही था। पर इतना ज़रूर है कि अरस्तु के सामने नगर राज्यों का पतन शुरू हो गया था। इसलिए अरस्तु के समय में नगर राज्यों का पतन शुरू हो गया था, और उसके बाद में अरस्तु इसका विश्लेषण करता है। क्या विश्लेषण करता है कि आखिर नगर राज्यों का पतन हो क्यों रहा है? तो इसके अंतर्गत उन्होंने इसका कारण बताया, एकता का अभाव। मतलब इन्होंने कहा कि नगर राज्यों के अंतर्गत हम देखें तो मूल बात यह है कि एकता का अभाव है। नगर राज्य के अंतर्गत एकता नहीं है, इसलिए धीरे धीरे नगर राज्यों का पतन होता जा रहा है। और नगर राज्यों के पतन की बात आती है, नगर राज्यों में आए दिन शासन प्रणाली में परिवर्तन हो रहा है, तो इसके लिए इन्होंने फिर अपना क्रांति का सिद्धांत दिया। तीसरा है पैतृक पृष्ठभूमि का प्रभाव। मतलब इनके पिता की पृष्ठभूमि, इनका पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक माहौल, इसका भी अरस्तु के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अरस्तु से प्रभावित होते क्यों? अरस्तु का जो पिता था वो राजवैद्य था, डॉक्टर था, राजवैद्य था, राजघराने का डॉक्टर था। अब जब ये राजवैद्य था तो डेफिनेटली अरस्तु जो ये दवाएं रखते थे, इनके घर में दवाइयाँ होती थी, उन दवाइयों की जो सुगंध आती थी, उन दवाइयों की जो सुगंध आती थी, उन दवाइयों की जो गंध आती थी, उससे प्रभावित हुए और इन्होंने जीव विज्ञान गहराई से समझना शुरू किया और तथ्यों के ऊपर बल देना शुरू किया। इसलिए इन्होंने क्रांति का सिद्धांत देने से पहले, अपने सिद्धांत देने से पहले 158 संविधानों का अध्ययन किया। अरस्तु ने अपने समय में, अरस्तु के समय में 158 संविधानों का अध्ययन किया। 158 संविधानों का अध्ययन करने के बाद में इन्होंने अपने सिद्धांत दिए। तो इसलिए कहा जाता है कि अरस्तु की जो पद्धति थी वो आगमनात्मक थी। मतलब विशेष से सामान्य की तरफ जब जाया जाता है तो इसे आगमनात्मक पद्धति कहते हैं। विशेष सामान्य का मतलब ये कि पहले तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं और तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अरस्तु ने पहले तथ्य इकट्ठे किए और तथ्यों के आधार पर फिर उन्होंने अपने सिद्धांत दिए, जैसे कि क्रांति का सिद्धांत। तो निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि भाई अरस्तु के ऊपर इनके परिवार का, इनके पिता का प्रभाव पड़ा है, और ये तो डेफिनेटली सबके ऊपर लागू होता है। चौथा है समकालीन व्यक्तियों का प्रभाव। अब कोई भी विचारक को
अपने समय के महान जो व्यक्तित्व होते हैं उनसे प्रभावित होता है। कोई भी हो, भले वो महान व्यक्तित्वों से जो संपर्क होता है उससे प्रभावित होता है। तो ये बात अरस्तु के ऊपर भी लागू होती है। अरस्तु भी हेरमियास, एंटीपीटर और सिकंदर महान, सिकंदर महान जो कि वैसे देखा जाए तो अरस्तु का जो है शिष्य है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि भाई सिकंदर का प्रभाव अरस्तु पर पड़ा, और कोई कहता है कि अरस्तु का ही प्रभाव सिकंदर पर पड़ा। अब वो तो गुरु शिष्य की बात आती है, तो दोनों एक दूसरे से प्रभावित तो हुए हैं, ये तो निश्चित है। इसके बारे में एक विद्वान है बारकर कह रहे हैं, न तो अरस्तु सिकंदर को कुछ अधिक दे सका। अब जरा ध्यान दें, न तो अरस्तु सिकंदर को कुछ अधिक दे सका, मतलब अरस्तु ने सिकंदर को इतना कुछ नहीं दिया, इतना कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, और न ही सिकंदर अरस्तु को कुछ अधिक दे सका, और न ही नोट करें, और न ही नोट करेंगे, और न ही सिकंदर अरस्तु को कुछ अधिक दे सका। जीवन के अंत में दोनों में ही कटुता ही पैदा होती है, मतलब जीवन के अंत में, प्रारंभ में इनमें मित्रता होती है, गुरु शिष्य की परंपरा ठीक रहती है, लेकिन लास्ट में जाकर के इनमें खींचतान हो जाती है, शत्रुता कटुता पैदा हो जाती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि वास्तव में देखा जाए तो ना तो अरस्तु बहुत कुछ जो है सिकंदर को प्रभावित कर सका, और ना ही सिकंदर बहुत कुछ अरस्तु को प्रभावित कर सका। हाँ, इतना ज़रूर है कि डेफिनेटली समकालीन व्यक्तियों का प्रभाव कोई भी विचारक को इसके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। मतलब जो समकालीन व्यक्तित्व होते हैं, कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका कि प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो ये बात होगी आज के लेक्चर की कि अरस्तु के चिंतन के ऊपर किस किस का प्रभाव पड़ा है। इसमें मूल बात ये समझनी है आपको कि किसी भी विचारक विशेष के विचारों को समझना हो तो पहले आपको पता लग जाना चाहिए कि भी जिस विचारक का हम अध्ययन कर रहे हैं वो विचारक किससे प्रभावित हुआ है। तो अरस्तु के बारे में आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु प्लेटो से प्रभावित होते हैं, और प्लेटो की अंतिम रचना लॉज से प्रभावित होते हैं। अब प्लेटो को हम समझ चुके हैं, प्लेटो की रचना द लॉज में प्लेटो ने जो उपादर्श राज्य का सिद्धांत दिया वो हम समझ चुके हैं। जब प्लेटो को उपादर्श राज्य का सिद्धांत हम समझ चुके हैं तो अरस्तु को समझने में दिक्कत ही नहीं है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। फिर समकालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है, पैतृक पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ा है, और समकालीन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा है। तो इसके आधार पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अरस्तु के चिंतन पर किसका प्रभाव पड़ा है। और जब ये प्रभाव आपकी समझ में आ जाएगा तो फिर अरस्तु के जितने महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जैसे कि अरस्तु का न्याय का सिद्धांत है, अरस्तु का क्रांति का सिद्धांत है, नागरिकता का सिद्धांत है, दासता का सिद्धांत है, संविधान के वर्गीकरण का सिद्धांत है, संविधान का कालचक्र का सिद्धांत है, संविधान का कालचक्र का सिद्धांत है, ये सारी बातें आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो मुझे विश्वास है आज आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।